सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को पूरे डिटेल में समझेंगे मैप के थ्रू। तो चलिए बिना लेट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप का मैप, ठीक है। और इस मैप से हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसका चौहद्दी, इसके चारों ओर क्या क्या चीज़ है उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करें, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में पड़ता है। यानी कि पृथ्वी को अगर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये ऐसा अफ्रीका महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में इसका कुछ कुछ पार्ट आता है। और बात करें, चारों गोलार्ध तो आ ही गया, प्लस ये तीनों रेखाओं से पास करता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाओं को क्रॉस करता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और अगर बात करें, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में भूमध्य सागर है और दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है, ठीक है। ये हो गया अफ्रीका का चारों ओर कौन कौन सागर है। अब देखिए यहाँ है अफ्रीका, इसके यहाँ पर पूर्व उत्तर भाग में है इसका भूमध्य सागर, और यहाँ पर आपका एक सागर है जिसको बोलते हैं लाल सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में एक नहर है। इस नहर को बोलते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर को बनाने वाले का नाम क्या था? फर्डिनेंड दी लेपेप्स, फर्डिनेंड दी लेपेप्स, ठीक है। और ये तो पढ़ ही लिए, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये सारा आपका अफ्रीका से गुजरता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो 0 डिग्री लाइन जो है, जो 0 डिग्री लाइन है आपका, जिसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, जो लंदन के कोई ग्रीनविच शहर से गुजरता है, और ये जो लाइन है ये लाइन भी अफ्रीका से गुजरता है, ठीक है। और ये 0 डिग्री लाइन और भूमध्य रेखा, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटता है? अटलांटिक महासागर में काटता है, अटलांटिक महासागर में काटता है, ठीक है। इतना समझ गए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके पूर्व में हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ देखिए हिंद महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक, उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में भूमध्य सागर है, उत्तर पूर्व में है एक लाल सागर, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में लाल सागर है, ठीक है। और दक्षिण में इसके अटलांटिक महासागर है। स्वेज नहर के बारे में बात कर लिए, यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और स्वेज नहर को बनाने वाले का नाम क्या था? फर्डिनेंड दी लेपेप्स। इसने 1869 में स्वेज नहर को बनाया था। और ये फर्डिनेंड दी लेपेप्स जो है ये एक फ्रांसीसी थे, याद रखिएगा, ये एक फ्रांसीसी थे। अगर आपसे पूछे स्वेज नहर पर किसका स्वामित्व है, तो स्वेज नहर पर अभी स्वामित्व है मिस्र का, यानी कि इजिप्ट का, ठीक है। मिस्र के राजा को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल में। मिस्र के राजा को बोलते हैं फ़ैरो, ठीक है। अब देखिए तीनों रेखाएं, चाहे कर्क रेखा हो, भूमध्य रेखा हो या मकर रेखा हो, वो अफ्रीका से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से अफ्रीका गुजरती है, देखिए ये तीनों रेखा हम दिखा दिए, और ग्रीनविच मीन रेखा भी अफ्रीका से गुजरती है। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, इस चारों तरीके से ये पूरी तरह से पिछड़ा है। यानी कि अभी भी बहुत ऐसे जगह जहाँ पर आपको जाइएगा तो लगेगा कि आप अभी भी वहाँ भौतिकवादी दुनिया से काफ़ी दूर है। और अंध महाद्वीप यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट कहने वाले व्यक्ति का नाम कौन था? जिन्होंने, ऐसे कौन व्यक्ति थे जो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहे? तो ये कहने वाले थे लिविंगस्टोन और स्टैनले, लिविंगस्टोन और स्टैनले। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, अफ्रीका में कुल कितने देश हैं? 54 देश हैं, जिसमें से 48 देश ऐसे हैं जो मुख्य भूमि से हैं, जुड़े हुए हैं, और 6 देश ऐसे हैं जो द्वीपीय देश हैं, यानी कि द्वीप बनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अफ्रीकी देश का बात करें तो वो है अल्जीरिया। क्षेत्रफल किसका है सबसे ज़्यादा? अल्जीरिया। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा अफ्रीकी देश कौन है? नाइजीरिया। तो अगर एरिया का बात करेगा अल्जीरिया, और क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ, एरिया की बात करेगा अल्जीरिया, और पॉपुलेशन का बात करेगा तो नाइजीरिया। अब देखिए यहाँ पे तो 48 देश जो मुख्य भूमि से जुड़े हैं वो तो हम लोग समझ गए, इसको पूरा पढ़ना भी नहीं है, धीरे धीरे समझते जाएंगे। याद रखिए जितना भी देश मैं इसमें आपको जिक्र करूँगा उसकी राजधानी और मुद्रा आपका काम है कि वो आप अपने नोट्स में ऐड करते जाएं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं
जैसे यहाँ पे हम लिखे मेडागास्कर, तो आपको उसकी राजधानी लिखनी है, उसके मुद्रा बगल में लिखनी है, याद रखिएगा। 6 द्वीपीय देश जो आते हैं वो है मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोन और सेशेल्स। देखिए रोसेल्स जैसा लग रहा है, इसको 100 कर दीजिए, यहाँ पे 100 है ये, ठीक है, सेशेल्स। और ये चारों देश जो हैं, ये चारों देश आपके हिंद महासागर में हैं। बचा 2 को, साओ टोमे और केप वर्दे, ये भी 2 द्वीपीय देश है और ये पड़ता है अटलांटिक महासागर में। यानी कि 6 द्वीपीय देश में से 4 जो हैं वो हिंद महासागर में है और 2 जो है वो अटलांटिक महासागर में है। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है? ये मेडागास्कर। मेडागास्कर सबसे बड़ा है, यानी कि मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और मॉरिशस का बात करें, ये मॉरिशस जो है ये भारतीय मूल की जनसंख्या काफ़ी निवास करती है। यही मॉरिशस वो देश है जहाँ पर भोजपुरी भी बोली जाती है, भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है। अब देखिए हम लोग इस मैप को अच्छे से समझ लेते हैं। इस मैप को अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत कुछ समझ लेंगे। यहाँ देखिए, ये है आपका मैप, ठीक है। यहाँ पर है आपका एक देश, अफ्रीका का एक देश है जिसको बोलते हैं मोरक्को। ये है आपका मोरक्को, ठीक है, यहाँ पर मोरक्को है। और यहाँ पर एक देश है यूरोप का जिसको बोलते हैं स्पेन। क्या बोलते हैं इसको? स्पेन, ठीक है। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में एक जल संधि है, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। और ये जिब्राल्टर जल संधि जो है ये किसको किसको जोड़ता है? इधर साइड भूमध्य सागर और इधर साइड अटलांटिक महासागर, इस दोनों को जोड़ता है और स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। याद रखिएगा, इस जिब्राल्टर जल संधि के कारण ही अफ्रीका और यूरोप के लोग मिल पाते हैं, जुड़ पाते हैं, ठीक है, यही इसी के कारण। तो अब हम लोग समझिए कि भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं इसको। यानी कि पहले क्या था, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का यही रास्ता है इसको, ठीक है। यानी कि ये भूमध्य सागर की क्या है? कुंजी है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार है। अगर कोई भी इधर से कंट्री से आता है और भूमध्य सागर में जाना है तो उसको जिब्राल्टर जल संधि से, जिब्राल्टर स्ट्रेट से क्रॉस करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इधर साइड देख लेते हैं। ये है आपका ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। यहाँ पर आपका कर्क रेखा, यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा और यहाँ पर आपका मकर रेखा, ठीक। इसको अगर हम आगे बढ़ा देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कट करेगा जो है अटलांटिक ओशियन। यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम और भूमध्य रेखा अटलांटिक ओशियन में टच करता है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपका ये जो दिख रहा है जितना देश, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश है, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। कौन कौन है? इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पर ये जो कंट्री है जिबूती, ठीक है, जिबूती। और यहाँ पर एक कंट्री है यमन, ठीक है। यमन जो पड़ता है वो एशिया में पड़ता है और जिबूती जो है वो पड़ता है आपका अफ्रीका में। उसके बीच में एक जल संधि है जिसको बोलते हैं बाब अल मेंडाब जल संधि। और ये बाब अल मेंडाब जल संधि जो है यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है, यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। आपसे पूछेगा पर यूरोप बोलते हैं, हाँ, एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करता है। इधर साइड हो गया एशिया, इधर हो गया अफ्रीका। और ये यूरोप और अफ्रीका को डिवाइड करने वाला तो हो गया जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पर है एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करने वाला हो गया बाब अल मेंडाब जल संधि। बाब अल मेंडाब जल संधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आंसुओं का द्वार। क्या बोलते हैं? आंसुओं का द्वार, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका एक देश मोजाम्बिक। कौन देश है? मोजाम्बिक। और यहाँ पर एक अफ्रीका का ही द्वीपीय देश है मेडागास्कर। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में भी एक जल संधि है, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक जल संधि। क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक जल संधि। और समझिए यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका का सबसे लास्ट वाला पॉइंट इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप या इसी को बोलते हैं आशा अंतरिप। क्या बोलते हैं? आशा अंतरिप। और इस केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोमियो डियास। लेकिन बार्थोलोमियो डियास ने इसका नाम केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप नहीं रखा था, इसका नाम रखा था तूफ़ानी अंतरिप। तूफ़ानी अंतरिप। तो ये नाम कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसमें पुर्तगाल के एक राजा थे, जेम्स करके कुछ नाम था, वो जो है इसका नाम
तूफ़ानी अंतरिक्ष से हटाकर आशा अंतरिक्ष किए थे। लेकिन केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता कौन थे? बार्थोलोम्यू डियास। अब देखिए, एक प्रायद्वीप है अफ्रीका में, इसको बोलते हैं सोमाली प्रायद्वीप। सोमाली प्रायद्वीप। और ये सोमाली प्रायद्वीप क्यों फेमस है? अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और ये समुद्री डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। याद करिए, समुद्री डाकुओं के संबंधित एक मूवी आप देखे थे, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। वो कैरिबियन सागर का, कैरिबियाई सी का समुद्री डाकू था। और यहाँ पर अफ्रीका के देशों का समुद्री डाकू का बात करेगा तो वो सोमाली प्रायद्वीप आ जाता है। यहाँ तक जितना समझ में आया, इसको हम लोग ये एक एक करके पढ़ेंगे। कर्क रेखा पे कौन कौन सा देश है। तो यहाँ पर आपको हो गया मॉरिटानिया, ठीक है। यहाँ ये आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया अल्जीरिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया माली, ये माली है, ठीक है। यहाँ पर आ गया लीबिया, यहाँ पर आ गया इजिप्ट। तो वो सारा देश देख लेंगे जो कर्क रेखा में पड़ता है। उसी तरह भूमध्य रेखा पर गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे आपका हो गया युगांडा, यहाँ पर केनिया, और यहाँ पर थोड़ा सा टच करता है सोमालिया। तो ये आपका भूमध्य रेखा पर देश है। उसके बाद मकर रेखा पर कौन कौन सा देश है? नामीबिया, बोत्सवाना, और ये क्या है, इस देश का नाम है इस्टोनिया है ना, पता नहीं क्या नाम है इस देश का, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर ये हो गया मोजाम्बिक और ये हो गया मेडागास्कर। तो इतने सारे देशों से मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए, अभी जो चीज़ हम समझाए हैं उसी को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जिब्राल्टर जलसंधि का बात करें तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये मोरक्को और स्पेन को अलग करती है, यानी कि अफ्रीका और यूरोप को वो अलग करती है। जिब्राल्टर जलसंधि को ही क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। आगे बढ़ते हैं। बाब अल मंडाब जलसंधि का बात करें तो ये अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है बाब उल मंडाब जलसंधि। तो इधर साइड है आपका अदन की खाड़ी और इधर साइड है आपका लाल सागर। तो यहाँ पर है अदन की खाड़ी, यहाँ पर लाल सागर, इस दोनों को जोड़ेगी और किसको अलग करेगी? यमन और जिबूती को। तो यमन और जिबूती, यानी कि यमन पड़ गया एशिया में और जिबूती हो गया आपका अफ्रीका में, यानी कि एशिया और अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। और बाब अल मंडाब जलसंधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आंसुओं का द्वार। आंसुओं का द्वार। आगे बढ़ते हैं। मोजाम्बिक जलसंधि। मोजाम्बिक जलसंधि का बात करें तो ये आपका मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों अफ्रीका का ही है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट, देखिए यहाँ पर है, ये आपका यहाँ तक साउथ अफ्रीका है और इसका भी सबसे साउदर्न मोस्ट पर, सबसे दक्षिण वाला पार्ट, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष। याद रखिए, इसका खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियास। और ये एक पुर्तगाली थे। कब खोज किया था? 1488 में। याद रखिए। और ये बार्थोलोम्यू डियास जो है, इसका नाम केप ऑफ गुड होप ना रखकर तूफ़ानी अंतरिक्ष किया था, यानी कि आशा अंतरिक्ष नाम इसने नहीं रखा था, इसने इसका नाम रखा था तूफ़ानी अंतरिक्ष। लेकिन आशा अंतरिक्ष नाम रखने वाले कौन थे? एक राजा थे पुर्तगाल के, जिसका नाम है किंग जॉन II। इन्होंने आशा अंतरिक्ष नाम रखा। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कोई ये घबराना नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बताया था, यहाँ कॉर्नर में है, यहाँ पे ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखने में लगेगा कि गाय का सूंड है, जब गेंडा का सूंड होता है, गेंडा का सूंड ऐसा ही होता है, बाहर निकला हुआ। तो इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं। कौन कौन है? इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। यहाँ देख लेते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, ये 4 देश हैं आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ये भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। आगे बात करते हैं। कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीकी देश, लेफ़्ट टू राइट, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र, यही है कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद उसी तरह हम लोग देख लेंगे मकर रेखा पर स्थित देश, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। क्या क्या हो गया? नामीबिया, बोत्सवाना, ये पूरा दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा से गुजरने वाले अफ्रीकी देश, तो साओ टोमे, गैबोन, कांगो, या इसी को रिपब्लिक ऑफ कांगो बोलते हैं। फिर कांगो DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसकी राजधानी जायरे। फिर युगांडा, केनिया, सोमालिया, ये सारे देश विषुवत रेखा से गुजरते हैं। और ये क्रम है लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट टू राइट का क्रम है। आपको ये याद नहीं करना है, आपको क्या याद करना है कि राजधानी क्या है, इस जितने भी चीज़ है सबका राजधानी क्या है।
आपको मुद्रा याद कीजिए ना कीजिए, मुद्रा हम आपको करवा देंगे यूट्यूब पे, एक लेक्चर करवा देंगे जिसमें लिमिटेड मुद्रा आपको याद करना है, सारा मुद्रा याद नहीं करना है। लेकिन राजधानी आपको टोटल याद करना है, एक भी राजधानी आप छोड़िएगा। याद रखिएगा 200 कुछ देश है और 200 देशों का राजधानी आपको याद रहना चाहिए। अगर आपने राजधानी याद कर लीजिए तो समझिए 2 क्वेश्चन आपका राजधानी पूछता है, 1 क्वेश्चन आपसे मुद्रा पूछता है। तो 2 क्वेश्चन और 1 मुद्रा में 3 क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कितने अफ्रीकी देशों से गुजरती है। तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। यहाँ देख लेते हैं, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो, ये 5 देशों से गुजरती है आपकी ग्रीनविच मीन टाइम। बात करें इसी ग्रीनविच मीन टाइम को अगर हम लोग ऊपर कर दें, ग्रीनविच मीन टाइम को अगर यूरोप में कर दें तो यूरोप के ये 3 देश से गुजरती है, 3 देश से गुजरती है, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। यानी कि यहाँ पर है आपका पूरा अफ्रीका और इसके ऊपर है यूरोप। अगर इसी को हम लोग ऊपर कर दें ग्रीनविच मीन टाइम को तो ये इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस और एक और कौन देश है देखिए इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन से गुजरती है। स्पेन तो आपको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि यहाँ स्पेन और मोरक्को को डिवाइड करता है जिब्राल्टर जल संधि। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम जाएगा तो स्पेन को काटते हुए ही जाएगा, ठीक है। तो स्पेन, उसके ऊपर इंग्लैंड, फिर फ्रांस, तो ये 3 को काटता है ग्रीनविच मीन टाइम। और बात करें ग्रीनविच मीन टाइम और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, अटलांटिक महासागर में काटती है। चलिए अब आते हैं इसके कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो ये है आपका पूरा मैप, ये पूरा मैप है आपका। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, ठीक है। इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला। और इस एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट टॉबकाल, माउंट टॉबकाल। फिर यहाँ पर एक आपका चोटी है जिसको माउंट कैमरून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माउंट कैमरून। फिर यहाँ पर एक है पर्वत जिसको बोलते हैं माउंट केनिया। फिर यहाँ पर एक है जिसको बोलते हैं माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो है कहाँ पर, तंजानिया में है और ये सबसे ऊंचा है, अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है, 5800 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी आती है, इसको बोलते हैं मिटुम्बा पर्वत श्रृंखला, मिटुम्बा पर्वत श्रृंखला। फिर यहाँ नीचे आ जाइए तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला और ये आपका पूरी तरह से कहाँ पर आता है, दक्षिण अफ्रीका में आता है। और ये प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी कि प्राचीन पर्वत है, जैसे हमारा अरावली है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ड्रैकन्सबर्ग है। और देखिए प्राचीन पर्वत का एक खासियत क्या होता है कि जो भी प्राचीन पर्वत होगा वो खनिज में भंडारित होगा, खनिज वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना पुराना, मान लीजिए यहाँ पर ये बहुत पुराना है, करोड़ों साल पहले का है, तो जो जितना पुराना होगा वहीं उतना उसमें कोयला, पेट्रोलियम वगैरह होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कोयला, पेट्रोलियम बनने के लिए आपको करोड़ों वर्ष चाहिए, तो जो जितना पुराना होगा उसमें कोयला, पेट्रोलियम की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम लोग इसी को देख लेते हैं एक एक करके। एटलस पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टॉबकाल। एटलस पर्वत श्रृंखला भी एक वलित पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत, जैसे हम लोग का हिमालय है वलित पर्वत, वैसे ही ये भी एटलस पर्वत श्रृंखला भी एक वलित पर्वत है। ये किसको क्रॉस करता है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ठीक है, इस 3 देश को क्रॉस करता है। याद नहीं रखना है, बस याद रखना है एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यही है एटलस, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टॉबकाल। याद रखिएगा ये जो माउंट टॉबकाल है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो कि कितना है, 5800 मीटर। उसके बाद बात करें ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर है आपका ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। ये बहुत प्राचीन है, प्राचीन होने के कारण यहाँ पर खनिज संपदा भी ज़्यादा है। दक्षिण अफ्रीका की प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है ड्रैकन्सबर्ग। एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला कहाँ है, सीधा आपको मारना दक्षिण अफ्रीका, बस इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में। अगला है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी, तो माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो क्या है, मृत ज्वालामुखी पर्वत है। एक चीज़ समझिए, यहाँ से अगर आप बीच में एक लाइन खींचिएगा ना तो ये इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। क्या देखिएगा, जब भी कभी आपका यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर आपका 23.5 डिग्री है और यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ है,
इसके बीच में सूरज का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है, यानी कि यहाँ गर्मी होती है। लेकिन कभी कभी इस जगह पर भी, यहाँ पर भूमध्य रेखा बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर रहने के बावजूद भी माउंट किलिमंजारो पर क्या है, बर्फ़ जमा हुआ है। इसका रीज़न क्या है, इसका हाइट 5800 मीटर। भूमध्य रेखा पर रहने के बावजूद भी उसका ऊंचाई इतना ज़्यादा हो गया माउंट किलिमंजारो का कि इसका चोटी जो है सबसे ऊपर में जो है यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है। इसीलिए माउंट किलिमंजारो जो है वो उस रूल को फॉलो नहीं करता है कि मतलब ऊंचाई मतलब भूमध्य रेखा पर रहने के कारण यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमेगी। क्यों नहीं जमेगी, अगर उसका हाइट ज़्यादा हो गया तो वो कहाँ पर स्थिति है उसका, वो मैटर नहीं करता है। उसके बाद हम लोग बात करें माउंट कैमरून। माउंट कैमरून जो है ये अब इसका अफ्रीका का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत और कहाँ पर है, नाम से ही दिख रहा है ये कैमरून देश में है, कैमरून देश में है। उसके बाद बात करें माउंट केनिया। माउंट केनिया को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर है आपका माउंट केनिया। माउंट केनिया जो है ये यहाँ पर एक देश है आपका, इसको बोलते हैं इथियोपिया, और इसके जस्ट इधर साइड एक देश है, इसको बोलते हैं केनिया। यानी कि इथियोपिया और केनिया के बॉर्डर पर है माउंट केनिया। माउंट केनिया नाम समझिएगा, केनिया यानी कि माउंट केनिया। देखिए यहाँ पर है, ये है आपका पर्वत श्रेणी, ठीक है, पर्वत है। इस पर्वत के अगर हम लोग ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे, इस पर्वत के अगर हम लोग ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे आपको क्या आ जाएगा, इथियोपिया, और वेस्टर्न पार्ट में आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, केनिया। यानी कि ऐसे समझिए, यहाँ पर ये पर्वत जैसा है ना, यहाँ पर है आपका ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इथियोपिया और इधर साइड है केनिया। यानी कि ये पर्वत ऐसे सिचुएटेड है, इसके ईस्टर्न पार्ट में इसके जस्ट इधर साइड है इथियोपिया और जस्ट वेस्ट साइड में है आपका केनिया, ठीक है। तो इस पर्वत को आप समझिए, इस पर्वत को, इसके पूर्वी भाग में क्या है, इथियोपिया, और पश्चिमी भाग में क्या है, केनिया, ठीक है। पश्चिमी भाग में केनिया है। अब जब यहाँ पे हमारी सूरज का प्रकाश इसमें क्या होता है, डायरेक्टली पड़ता है। जैसे ही सूरज का प्रकाश डायरेक्टली पड़ेगा तो एक चीज़ समझिएगा, किसी भी पर्वत पर अगर सूरज का प्रकाश डायरेक्टली पड़ता है तो वो कॉफ़ी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन जो केनिया का जो पार्ट है वहाँ पर सूरज डायरेक्टली नहीं पड़ता, तिरछी पड़ता है, तिरछा रूप से, तो वो चाय के लिए उपयुक्त माना जाता है। यानी कि एक तरफ तो ये क्या बोलते हैं, माउंट केनिया के एक तरफ तो कॉफ़ी की खेती होती है, तो दूसरी तरफ क्या होती है, चाय की खेती होती है। इसीलिए इथियोपिया जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा करता है और केनिया जो है वो चाय का उत्पादन ज़्यादा करता है। माउंट केनिया के बारे में देख लेते हैं। केनिया और इथियोपिया की सीमा पर स्थित है। इसके एक ओर चाय की खेती होती है और दूसरी ओर कॉफ़ी की खेती होती है। रीज़न क्या है, रीज़न इसका ये है कि कॉफ़ी की खेती होने का कारण क्या है कि यहाँ पर सूर्य जो है सीधा डायरेक्टली पड़ता है, और चाय की खेती होने का कारण क्या है, यहाँ पर सूर्य जो है तिरछी पड़ता है। और ये याद रखिएगा, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला सबसे ऊंचा चोटी कौन हो गया, माउंट किलिमंजारो, और दूसरा हो गया माउंट केनिया। माउंट केनिया, तो दोनों अगल बगल ही है। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं, सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है। सर्वाधिक कॉफ़ी उगाई जाती है ब्राज़ील में। याद रखिएगा, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाया जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कॉफ़ी जो है वो कहाँ का मूल पौधा है, आपको मार देना इथियोपिया। इथियोपिया का मूल पौधा है कॉफ़ी, ठीक है। तो ये कॉफ़ी क्यों उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, डायरेक्टली सनलाइट इसमें पड़ता है। चाय का बात करें तो चाय कहाँ का मूल पौधा है, मत मार दीजिएगा चाय, केनिया मत मारिएगा। चाय मूल पौधा है चीन का। चाय कहाँ का मूल पौधा है, चीन का। सबसे ज़्यादा चाय चीन में ही होता है, ठीक है। और याद रखिएगा, चीन में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं टियानसेन पर्वत श्रृंखला। टियानसेन पर्वत श्रृंखला का जो स्टार्टिंग लेटर है टी, टियानसेन में जो टी आता है, इसी टी के कारण चाय का नाम टी पड़ा है, टी पड़ा है, ठीक है। पहला जो टी है इसी के कारण चाय को हम लोग टी बोलते हैं, ठीक है। और पूछ देगा चाय किस धर्म का पवित्र पेय पदार्थ है, तो बौद्ध धर्म का पवित्र पेय पदार्थ है। लोग इसको पवित्र मानते हैं चाय को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया केनिया, इथियोपिया और केनिया के बारे में। अब हम लोग आते हैं मिटुम्बा पर्वत श्रृंखला। देखिए मिटुम्बा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। मिटुम्बा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसी को जायरे भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा पर हालांकि तापमान अधिक रहता है, परंतु ऊंचाई अधिक होने पर परिस्थिति बदल जाती है। यही तो हम बताए थे आपको किलिमंजारो के बारे में कि ये भूमध्य रेखा पर है, लेकिन फिर भी इसमें बर्फ़ जमा रहता है क्योंकि इसका ऊंचाई ज़्यादा है 5800 मीटर, ठीक है।
माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है और ये भूमध्य रेखा पर स्थित एक ऐसा पर्वत है जिस पर बर्फ़ जमी रहती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भूमध्य रेखा पर यानी कि 0 डिग्री पर ऐसा कौन सा देश है जिस पर बर्फ़ जमी रहती है। आप सोचिएगा भूमध्य रेखा पर तो गर्मी होता है, तो वहाँ बर्फ़ कैसे जमेगा। बर्फ़ इसलिए जमेगा क्योंकि उसका ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, 5800 मीटर। 5800 मीटर भूमध्य रेखा पर होने के बावजूद भी क्योंकि उसका हाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर बर्फ़ जमा रहता है। और वो कौन सा पर्वत है, वो है कौन सा चोटी है, माउंट किलिमंजारो। अब हम लोग आते हैं अफ्रीका के प्रमुख पठार देख लेते हैं। तो देखिए पहले मैप समझिएगा, यहाँ पर एक पठार है, इसको बोलते हैं जोस पठार। जोस पठार, और जोस पठार कहाँ पड़ता है, ये नाइजीरिया और नाइजर की सीमा पर पड़ता है। नाइजीरिया और नाइजर की सीमा पर, यहाँ पर एक तरफ आपको नाइजीरिया होगा, एक तरफ नाइजर होगा। उसी तरह यहाँ पर एक है पड़ता है आपका इथोपिया पठार। इथोपिया पठार, ये नाम पे ही जाइए, इथोपिया पठार इथोपिया में ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर है कटंगा पठार। कटंगा पठार कहाँ पर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसी को हम लोग जायरे भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पठार है जिसको बोलते हैं बाई का पठार। बाई का पठार, इस बाई का पठार में आपको, ये कहाँ पड़ता है, अंगोला में पड़ता है। बाई पठार कहाँ पड़ता है, अंगोला में। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक पठार है, यहाँ पर इसको बोलते हैं मालागासी पठार। ये कहाँ है, मेडागास्कर में। तो अब ये जो आप मैप में देखे हैं इसको यहाँ लिख दिए हैं। जोस का पठार है नाइजीरिया और नाइजर सीमा पर, बाई पठार है अंगोला में, कटंगा पठार है DRC या जायरे में, इथोपिया पठार इथोपिया में है, मालागासी पठार मेडागास्कर में है। अब आते हैं अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ। नदियाँ एकदम आराम से समझेंगे, मैप समझ लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक आपको झील है इस जगह पर, ये अफ्रीका का पूरा मैप है, ये पूरा अफ्रीका का मैप है, इसको समझिएगा। यहाँ पर एक झील है, इसको बोलते हैं ताना झील। ताना झील कहाँ पर है, इथोपिया में है। कहाँ है, इथोपिया में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक झील है आपका विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया झील कहाँ पड़ता है, 3 देश में, केनिया, युगांडा, केनिया, तंजानिया और युगांडा की सीमा पर पड़ती है ये विक्टोरिया झील, ठीक है। और विक्टोरिया झील एकदम सीधा सीधी आपको भूमध्य रेखा में ही पड़ती है। भूमध्य रेखा में ही आपको कौन पड़ता था, वहाँ पे किलिमंजारो, और भूमध्य रेखा में ही आपका विक्टोरिया झील पड़ता है। जितना बात बता रहे हैं सब याद रखना है। अब समझिएगा इस दोनों पे इतना जोड़ क्यों डाल रहे हैं, ताना झील और विक्टोरिया झील इसलिए जोड़ डाल रहे हैं क्योंकि ताना झील जो है यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं ब्लू नील। क्या बोलते हैं, ब्लू नील। और विक्टोरिया से एक नदी निकलती है, उसको बोलते हैं वाइट नील। वाइट नील यानी कि श्वेत नील। तो ये ब्लू नील और श्वेत नील जो निकला ये कहाँ जाके मिलेगा, खार्तूम में। खार्तूम किसकी राजधानी, नॉर्थ सूडान। देखिए सूडान जो है पहले इसका नाम सिर्फ सूडान था, ये सूडान डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, एक तो हो गया नॉर्थ सूडान, दूसरा हो गया साउथ सूडान, ठीक है। नॉर्थ सूडान की राजधानी है खार्तूम और साउथ सूडान की राजधानी सूबा या जूबा, जो बोलता है इसको जूबा, ठीक ना। और ये साउथ सूडान जो है UNO में मिलने वाला सबसे आखिरी सदस्य है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मिलने वाला सबसे आखिरी सदस्य है। आप कमेंट कीजिएगा UNO में टोटल कितना देश है जो अभी इसका मेंबर है, ठीक है। तो ये ब्लू नील और श्वेत नील कहाँ पर मिला है आपका, ये ब्लू नील और श्वेत नील आपका मिला है खार्तूम में। और जैसे ये दोनों मिला इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया नील नदी। ब्लू नील और श्वेत नील मिलके बनाता है नील नदी। और नील नदी बढ़ेगा आगे, बढ़ते 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 ये अपना डेल्टा कहाँ बना लेता है, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बना लेता है और जिस जगह पर अपना डेल्टा बनाता है वहीं पर एक बंदरगाह निर्मित कर दिया गया है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। क्या नाम रख दिया, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, यहाँ से निकला ताना झील से निकला ब्लू नील, ब्लू नील। फिर यहाँ पर आपका विक्टोरिया झील से निकला श्वेत नील, आगे बढ़ा, बढ़ते 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 अपना जो है कहाँ पर गिराया पानी, वो अपना पानी गिराया भूमध्य सागर में, ठीक है। वो वहाँ पर डेल्टा बनाया और यहाँ पर एक बंदरगाह बना दिया गया, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। और समझिएगा यहाँ पर एक बांध बना दिया गया है, नील नदी में एक बांध बना दिया गया है। इस बांध को बोलते हैं असवान बांध। और ये असवान बांध कहाँ पर है, मिस्र में है। असवान बांध भी आपका कहाँ पर है, मिस्र में है। तो याद रखिएगा असवान बांध किस नदी पर है, नील नदी पर है। देखिएगा आप कहीं भी मान लीजिए जहाँ पर बांध लगाने का मतलब क्या है, मान लीजिए नदी इधर से बह रही है, यहाँ पर हम लोग बांध लगा दिए यानी कि पानी को रोक दिए। और जैसे पानी को आगे जाने से हम लोग रोकेंगे
तो यहाँ इसके पीछे क्या होगा, पानी का झुंड लग जाएगा, पानी का झुंड लग जाएगा। यानी कि असवान बांध बनाने से इसके पीछे एक जलाशय का निर्माण हो गया है, एक झील का निर्माण हो गया है। उस झील को बोलते हैं नासिर झील। और ये नासिर झील कहाँ पड़ता है, कर्क रेखा पर पड़ता है। तो आपसे देखिए कितना तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ये ब्लू नील और श्वेत नील निकला, बन गया नील नदी। नील नदी पर एक बांध बना दिया, असवान बांध, जो कि कहाँ पर है, मिस्र में है। इस असवान बांध के बनाने के कारण पीछे एक जलाशय का निर्माण हो गया है। उस जलाशय को बोलते हैं नासिर झील। और ये नासिर झील कहाँ पर, कर्क रेखा पर है। तो यहाँ पर कर्क रेखा है और यहाँ पर भूमध्य रेखा है। क्यों? क्योंकि विक्टोरिया झील जो है वो भूमध्य रेखा पर है। ये भी आपको याद रखना है, विक्टोरिया झील आपको भूमध्य रेखा पर यानी कि 0 डिग्री पर, और नासिर झील आपका कर्क रेखा पर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। ठीक है, कहाँ मिलता है ब्लू नील और श्वेत नील? खार्तूम में, जो कि नॉर्थ सूडान की राजधानी है। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के जब डेल्टा बनाएगा तो भूमध्य सागर में मिलेगा, और भूमध्य सागर जहाँ पर मिलेगा वहीं पर एक बंदरगाह बना दिया गया है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह इसका नाम है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, नील नदी 66-50 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए, इसको आप यहीं समझ सकते हैं। यहाँ से आपका श्वेत नील निकला है, यहाँ पर आपका ये है, ये आपका कर्क रेखा, अब मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है। कितना डिस्टेंस हो गया, समझ रहे हैं? बहुत डिस्टेंस हो गया। 6650 किलोमीटर लंबी नदी है। इसीलिए नील नदी को क्या बोलते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो वो हो जाएगा अमेजन नदी। अब जो भी चीज़ हम आपको समझाए हैं उस चीज़ को यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिए हैं। ताना झील से निकलेगा, ताना झील कहाँ पर है, इथोपिया में है, इससे निकलेगा ब्लू नील। उसके बाद विक्टोरिया झील जो है वो भूमध्य रेखा पर है, और ये केनिया, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर है, इससे निकलेगा श्वेत नील। फिर यहाँ पर ब्लू नील और श्वेत नील जो है, श्वेत नील और ब्लू नील की धारा उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलेगी और मिलकर नील नदी का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद ये जो नील नदी है भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। जहाँ पर डेल्टा बनाती है वहीं पर अलेक्जेंड्रिया, देखिए नील नदी के मुहाने पर, यानी कि एक बंदरगाह बना दिया गया है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। अब देखिए, पानी रोक दिया गया है। मिस्र में जो है नील नदी पर एक बांध बना दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असवान बांध। इस बांध के निर्माण से इसके पीछे एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे हम नासिर झील कहते हैं। और ये नासिर झील कहाँ पर है, कर्क रेखा पर है। तो आप समझ लीजिएगा, विक्टोरिया झील कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर है, और नासिर झील कहाँ पर है, कर्क रेखा पर है। याद रखिएगा, वो जो माउंट किलिमंजारो था वो भी भूमध्य रेखा पर था। आगे देखिए, अब समझते हैं। नील नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह जो होगी, तो होगी अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। अब देखिए, मिस्र की सभ्यता जो भी है, मिस्र का जो कल्चर, सिविलाइजेशन है, वो नील नदी के किनारे ही पनपी है, वहीं पे बढ़ा है। यानी कि नील नदी जो है उन लोग के लिए एक वरदान है। ठीक है, इसीलिए मिस्र की राजधानी जो है काहिरा, वो भी नील नदी के किनारे पर ही स्थित है। तब से पूछेगा काहिरा कहाँ पर स्थित है, तो नील नदी के किनारे स्थित है। एक आप लोग को टॉपिक बताना बाकी रह गया है, नदियों के किनारे स्थित शहर। ठीक है, नदियों के किनारे स्थित शहर, तो वो हम जब आपका QR सीरीज करवाएंगे उसमें वो हम करवा देंगे। आगे बात करते हैं। नील नदी को मिस्र का वरदान भी बोलते हैं, अब देखिए, ये है आपका समुद्र का तल है, और यहाँ पर समुद्र है। समुद्र के तल से अगर आप 150 से 300 मीटर ऊपर जाइएगा, यानी कि अगर आपका हाइट कम है तो इसको बोलेंगे मैदान। ठीक है, 150 से 300 मीटर। और थोड़ा ऊपर चले जाइए, अगर 300 से आप 600 मीटर चले गए ऊपर, इसको बोलेंगे पठार। और ऊपर चले जाइए, अगर आप 1000 मीटर तक चले गए समुद्र तल से, ये समुद्र तल यहाँ है, समुद्र तल से अगर आप 1000 मीटर तक चले गए तो इसको बोलेंगे पहाड़ी। लेकिन अगर आप और ऊपर चले गए, 1000 मीटर से ऊपर चले गए, ठीक है, और साथ में आपका 1000 मीटर से ऊपर होने के साथ ही आपका स्लोप जो है, ढालान जो है, वो आपका 50 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, ग्रेटर देन 50 डिग्री, तो उसको बोलेंगे पर्वत। यानी कि मैदान होने के लिए क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, 150 से 300 मीटर उसका ऊंचाई होना चाहिए। पठार होने के लिए 300 से 600 मीटर, पहाड़ी होने के लिए 1000 मीटर, और पर्वत होने के लिए 1000 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, साथ में स्लोप भी 50 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपका कंसेप्ट है, आप बैठा लीजिए दिमाग में, कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो ये गलती नहीं करना, या ये नहीं बोलना है कि कौशल सर नहीं पढ़ा है। कौशल सर आपको सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, सारा चीज़ बता रहे हैं। आगे बात करते हैं, कांगो और जायरे नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप समझते हैं इसको, यहाँ पर पढ़ने से पहले हम यहाँ मैप देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको है एक नदी है, आपको ऐसे, इसको बोलते हैं कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी।
ये नदी जो है आपको भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है। कांगो या जायरे नदी यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है। उसी तरह यहाँ पर आपका मकर रेखा, यहाँ पर आपका क्या है, मकर रेखा, यहाँ पर लिख देते हैं हम मकर रेखा, मकर रेखा। इस मकर रेखा को एक नदी है जो 2 बार काटता है, वो नदी का नाम है, देखिए यहाँ पर ये नदी ऐसे गया, तो एक बार तो यहाँ पर काटा और एक बार यहाँ पर काटा, तो वो नदी का नाम क्या है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। तो ये लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटता है। तो क्या हो गया क्वेश्चन, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाला आपको कौन हो गया, कांगो या जायरे नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाला लिम्पोपो नदी। आप समझिएगा यहाँ पे ये जो आपका भूमध्य रेखा पर कांगो या जायरे नदी है, यहाँ पर 2 जलप्रपात का निर्माण कर दिया गया है। पहला जलप्रपात जो है वो है स्टेनली जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात बोलिए, बांध बोलिए, ठीक है, और लिविंगस्टोन बांध का निर्माण किया गया है। स्टेनली और लिविंगस्टोन, ये स्टेनली और लिविंगस्टोन वही आदमी है जिन्होंने अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा था। क्या कहा था, अंध महाद्वीप, यही दोनों ने कहा था कि अफ्रीका जो है वो एक अंध महाद्वीप है, क्योंकि वो शैक्षणिक आर्थिक सब दृष्टि से वो पिछड़ा हुआ है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर एक नदी है, इसको बोलते हैं नाइजर नदी। इसी नाइजर नदी को तेल नदी भी बोलते हैं, क्योंकि इस नाइजर नदी कहाँ पर क्या बोलते हैं, इबादान तेल क्षेत्र जो है इस नाइजर नदी में ही पड़ता है, जहाँ से पेट्रोलियम तेल वगैरह निकलता है, ठीक है। और ये नाइजर नदी जो है यहाँ पर ऐसे नाइजर नदी पर एक बांध बना दिया गया, इसको बोलते हैं कैंजी बांध, क्या बोलते हैं, कैंजी बांध। तो आप समझ लीजिए, नाइजर नदी को तेल नदी बोलते हैं क्योंकि इबादान तेल क्षेत्र नाइजर नदी में ही पड़ता है, और ये नाइजर नदी जो है इस पर एक बांध बना दिया गया है, इसको बोलते हैं कैंजी बांध। और बात करें यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक नदी है, इसको बोलते हैं जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर एक जलप्रपात है जिसको बोलते हैं विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। और बात करें तो यहाँ आगे एक आपका बांध बना दिया गया, इसको बोलते हैं करीबा बांध, करीबा बांध। तो आप देखिए कितना सारा चीज़ हो गया। जाम्बेजी, करीबा बांध कहाँ है तो आपसे पूछेगा, जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है। तो ये सारा टॉपिक आपसे बस इस मैप में ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक नदी है, इसको बोलते हैं ऑरेंज नदी, क्या बोलते हैं, ऑरेंज नदी। इसी ऑरेंज नदी के किनारे ऑरेंज फ्री स्टेट छुपा हुआ है। ये ऑरेंज फ्री स्टेट जो है ये यूरेनियम का भंडार है, ये यूरेनियम का भंडार है। और ये कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ये भी याद रखिए कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका। ये आपका यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट जो है दक्षिण अफ्रीका ही है। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, कांगो या जायरे नदी यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी अफ्रीका की नील नदी हो गई, और दूसरी सबसे बड़ी नदी हो गई ये कांगो या जायरे नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगा, और इस पर स्टेनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात पाए जाते हैं। ये स्टेनली और लिविंगस्टोन वही आदमी है जिसने अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा था। क्या कहा था, अंध महाद्वीप कहा था। आगे बात करते हैं, कर्क रेखा को 2 बार कौन नदी काटेगी, तो माही नदी, ये भारत की नदी है। और मकर रेखा को 2 बार कौन नदी काटेगी, लिम्पोपो नदी। ये हम पिछले वीडियो में भी समझा दिए हैं, इस बार भी समझा दिए हैं, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। नाइजर नदी का बात करते हैं, तो इस नदी के घाटी में आपको पेट्रोलियम के भंडार मौजूद हैं, ठीक है। इबादान तेल क्षेत्र यहीं पर पाया जाता है, इसलिए इस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। अब देखिए, नाइजर नदी का बात करें, इस नदी पर नाइजीरिया में एक बांध का निर्माण कर दिया गया है, जिस बांध को कैंजी बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंजी बांध। अब हम लोग ये भी बता दिए हैं, जाम्बेजी नदी का बात करें तो इस पर जाम्बेजी नदी यहाँ पर है, इस पर विक्टोरिया जलप्रपात है और करीबा बांध है। यानी कि विक्टोरिया जलप्रपात यहीं पर इसी नदी पर पाया जाता है, और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसी नदी पर करीबा बांध भी बना है। हम आपको देखिए, विक्टोरिया वर्ड बोले थे, फेमस है। विक्टोरिया जलप्रपात जहाँ पर आएगा तो वहाँ क्या क्या पढ़ लेना है, विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, हो गया। इतना सारा चीज़ आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, इसी नदी पर करीबा बांध का निर्माण हुआ है। आगे ऑरेंज नदी, ये ऑरेंज नदी बता दी, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। यहाँ ऑरेंज फ्री स्टेट पाया जाता है जो यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, इसका झील देख लेते हैं, अफ्रीका की प्रमुख झील है, तो झील को समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक झील है, इसको बोलते हैं नासिर झील, ठीक है। नासिर झील क्यों हुआ है, बताए थे, आसमान बांध जो बनाए थे नील नदी पर, उसके कारण नासिर झील का निर्माण हो गया था, तो समझ में आ गया। यहाँ पर एक झील है, चाड झील, चाड झील।
यहाँ पर एक झील है ताना झील। ताना झील वही है इथोपिया में जिससे ब्लू नील निकलता है, ब्लू नील नदी निकलता है। ये कीबू झील है, कीबू झील, ठीक है। यहाँ पर आता है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील आपको पहले बता दी है, यहाँ से वाइट नील निकलता है और ये तीन देश में है, केन्या, युगांडा, तंजानिया। टंगानिका झील का बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी झील है। देखिए सबसे बड़ी झील नहीं, विश्व की सबसे लंबी झील है। उसके बाद बात करें न्यासा या मलावी झील, न्यासा या मलावी झील, ठीक है। तो अब हम लोग ये सारा झील का हम लोग मैप देख लिए हैं, इसको समझते हैं आगे। सबसे पहले आते हैं विक्टोरिया झील। ये जो यहाँ पर विक्टोरिया झील है इसके बारे में समझते हैं। ये केन्या, युगांडा, तंजानिया पर पड़ती है, ये भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ये भी आपको पहले बता दिए कि ये भूमध्य रेखा पर पड़ती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो बताइए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन होगा? सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की दूसरी और क्षेत्रफल के आधार पर तीसरी, और अफ्रीका की सबसे बड़ी। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की 3 सबसे बड़ी झील का नाम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला कैस्पियन सागर, दूसरा सुपीरियर झील और तीसरा विक्टोरिया झील। यही है जो क्षेत्रफल में आपका 3rd है, अफ्रीका में आपका 1st है और मीठा पानी में 2nd है, क्योंकि मीठा पानी में 1st हो जाता है ये सुपीरियर झील। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। कैस्पियन सागर क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अगर यहाँ पर आपको 2 वर्ड लगा दे, सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर, सबसे बड़े खारी पानी की झील तो कैस्पियन सागर, लेकिन आपसे सबसे बड़े मीठे पानी की झील तो हो जाएगा सुपीरियर झील। और यही आपसे पूछे सबसे लंबा झील हो गया टंगानिका झील। ये सबसे लंबा है, सबसे लंबा, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं अफ्रीका की अन्य झीलें। टंगानिका झील, न्यासा या मलावी झील, कीबू झील, ताना झील, नासिर झील, चाड झील। सबके बारे में समझ लीजिए। टंगानिका झील क्या है? सबसे लंबी झील है। ये सबसे लंबी झील है विश्व की। न्यासा मलावी झील को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ताना झील के बारे में जानना है। ये कहाँ पर है? इथोपिया में है। कहाँ पर है? इथोपिया में है। और ये जो ताना झील है इसी में आपका क्या पाया जाता है? ताना झील में आपका यहाँ से ब्लू नील निकलता है, नील नदी निकलती है, ठीक है। उसी तरह आपको नासिर झील का बात करें, इसका निर्माण क्यों हुआ है? असवान बांध जो बना है, असवान बांध जो बना है आपका नील नदी में, इसके कारण असवान बांध के कारण ही इसका निर्माण हुआ है नासिर झील का। चाड झील उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे आते हैं कुछ प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक मरुस्थल, इसको बोलते हैं सहारा मरुस्थल। यहाँ पर एक मरुस्थल, इसको बोलते हैं नामीब मरुस्थल। यहाँ पर एक मरुस्थल जिसको बोलते हैं कालाहारी मरुस्थल। ये 3 मरुस्थल सबसे मेन है। बाकी मरुस्थल देखेंगे तो बाद में देख लेंगे। सबसे पहले आते हैं सहारा मरुस्थल, जो कि यहाँ पर है। सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। इसका एरिया 90 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अफ्रीका के 11 देश, यहाँ पर टोटल 11 देश को ये टच करता है। 11 देशों में इसका विस्तार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ये मरुस्थल है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ये झाड़ी है, जंगल है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है, तो यहाँ आदमी क्यों रहेगा? तो यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाता है। लेकिन अगर आपसे वही पूछे विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल में ही राजस्थान है। कौन? राजस्थान। हमारा थार मरुस्थल वहाँ पे ही पड़ता है। थार मरुस्थल का कुछ पार्ट इंडिया में भी है, कुछ पाकिस्तान में भी है। इसका जो पार्ट पाकिस्तान में पड़ता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? चोलिस्तान के नाम से जानते हैं पाकिस्तान में। अब देखिए, तब पहले विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन था? तो अल अजीजिया था। अल अजीजिया जो कि लीबिया में था, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना था? 57 डिग्री सेल्सियस। और ये लीबिया कहाँ पर था? अफ्रीका में था। लेकिन अब अगर बात करें वर्तमान में विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन है? मृत घाटी है, यूएसए में। और यूएसए कहाँ का पार्ट होता है? नॉर्थ अमेरिका। जब आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाएंगे तो आपको हम मृत घाटी के बारे में, कैलिफोर्निया में पड़ता है, इसके बारे में पूरे डिटेल से बताएंगे। आगे आते हैं, यहाँ पर है आपका नामीब मरुस्थल। देखिए, नामीब मरुस्थल कहाँ पर है? नामीबिया में है। बस इतना ही जानना है। यहाँ पर आपका आता है कालाहारी मरुस्थल। देखिए, कालाहारी मरुस्थल में आपको 3 देश में विस्तार है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर शुतुरमुर्ग पाया जाता है। शुतुरमुर्ग बहुत, इसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत सबसे बड़ा अंडा होता है विश्व में, और सबसे बड़ा सेल जो है इसी को बोला जाता है। कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति निवास करती है, इसको बोलते हैं बुशमैन जनजाति। शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है कि उसको बीच से काट के ये एक बर्तन बना लेती है।
यानी कि यह जनजाति शुतुरमुर्ग के अंडे के आवरण यानी कि उसका जो कवर है उसका इस्तेमाल करती है बर्तन के रूप में, यानी कि उसी में वो लोग खाना खाती है। और बुशमैन जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो दीमक भी खाती है, दीमक भी खाती है। आगे आते हैं घास के मैदान। यहाँ पर आपको घास के मैदान भी पाए जाते हैं। कांगो बेसिन का बात करें तो यहाँ कांगो बेसिन में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। सवाना का बात करें तो सवाना जो है ये अफ्रीका में है। तो आप इसका ट्रिक क्या है, सवाना यानी कि सब आना। सब आना कैसे आना, फ्री में आना, फ्री आना, फ्री मतलब अफ्रीका, सब आना फ्री में आना, सब आना फ्री में आना, सवाना, सवाना यानी कि अफ्रीका। और ये सवाना जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर आपका ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ठंडा है, गर्मी तो है ही, शुष्क क्षेत्र है लेकिन इसको अर्ध शुष्क बोला जाता है। सवाना अफ्रीका में पड़ता है। सवाना घास का मैदान इतना बड़ा होता है कि इसमें हाथी भी छिप सकते हैं। बड़ा बड़ा लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा घास का मैदान होता है। क्योंकि यहाँ पे हाथी भी छुप सकते हैं इसलिए यहाँ के घास को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है। तो सवाना का जो घास का मैदान है उसको एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है। एक और घास का मैदान यहाँ पर पाया जाता है जिसको वेल्ड्स बोलते हैं। वेल्ड्स जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और ये शीतोष्ण घास का मैदान है। जैसे सवाना जो था वो अर्ध शुष्क था, तो वेल्ड्स जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान है। यहाँ का प्रमुख जनजाति देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल पे एक जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं बद्दू जनजाति, बद्दू, बद्दू, ठीक है। इतनी गर्मी पड़ती है कि बदबू देता है। तो सहारा में बहुत गर्मी पड़ेगी तो बदबू, बद्दू से बदबू याद रखिएगा। यहाँ पर जो है आपका केनिया और तंजानिया है देश। यहाँ पर जनजाति निवास करती है मसाई जनजाति, और ये मसाई जनजाति जो है वो गोपालक होती है, गाय का पालन करती है। यहाँ पर देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया में दो जनजाति पाई जाती है, हाउसा और फुलानी। हाउसा जनजाति कृषक होती है यानी कि किसान होती है, और फुलानी जनजाति पशुपालक है, पशुपालक है। यहाँ पर है आपका कांगो बेसिन, कांगो बेसिन जहाँ पर आपका दो जनजाति पिग्मी और बंतू, पिग्मी और बंतू। यहाँ पर आपका है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में दो जनजाति है, बुशमैन और जुलू जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं था लेकिन लिख दिए हैं। कांगो बेसिन में आपको पिग्मीज और बंतू दो जनजाति पाया जाएगा। कालाहारी मरुस्थल में आपको बुशमैन और जुलू दो जनजाति पाएगा। मसाई जनजाति आपको गोपालक जो होता है यानी कि गाय पालता है वो केनिया और तंजानिया में मिल जाएगा। सहारा मरुस्थल में आपको बद्दू जनजाति मिल जाएगा। और नाइजीरिया जो है वहाँ पे हाउसा और फुलानी दो जनजाति है। हाउसा जनजाति कृषक है, किसान है, फुलानी जनजाति पशुपालक है। इसके बाद प्रमुख कृषि क्षेत्र देख लेते हैं। इसका प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पर एक एरिया है ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया। ये आप यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ऑलिव ऑयल पाया जाता है यानी कि जैतून का तेल का खेती होता है, जैतून का तेल। यहाँ पर एक जगह है नाइजीरिया। नाइजीरिया क्यों फेमस है, ताड़ का तेल सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलता है। यहाँ पर एक देश है इथोपिया, और उसके जस्ट नीचे एक देश है केनिया। यह हम आपको बता चुके हैं। इसके बीच में एक पठार था माउंट केनिया, माउंट केनिया चोटी था, ठीक है। माउंट केनिया के एक तरफ था इथोपिया और एक तरफ था केनिया। इथोपिया पर सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती थी इसलिए यहाँ पर कॉफ़ी उत्पादन होता था। केनिया में सूर्य की किरणें जो तिरछी पड़ती थी इसलिए यहाँ चाय का उत्पादन होता था। यहाँ पर दो गो आपको जगह है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जंजीवार और पेम्बा। जंजीवार और पेम्बा जो है ये फेमस है विश्व की लौंग के लिए। इसको विश्व की लौंग कहा जाता है क्योंकि जितना भी वर्ल्ड में लौंग होता है 90% का खेती यहीं पर होता है, जंजीवार और पेम्बा, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ नीचे में एक है आपका मक्का ट्रायंगल, मक्का त्रिभुज। ये आपका कहाँ पाया था, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सारा चीज़ को लिख दिए हैं यहाँ पर। नाइजीरिया में आपको ताड़ का तेल मिलेगा, ट्यूनीशिया में आपको जैतून का तेल मिलेगा यानी कि ऑलिव ऑयल मिलेगा, इथोपिया में आपको कॉफ़ी उत्पादन होगा, केनिया में आपको चाय उत्पादन होगा, जंजीबार और पेम्बा में आपको लौंग उत्पादन होगा विश्व का 90%, और दक्षिण अफ्रीका को मक्का त्रिभुज बोलते हैं, यहाँ मक्का की खेती बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आते हैं अफ्रीका के कुछ खनिज क्षेत्र जहाँ पर खनिज का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो इसको पहले मैप में समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको समझेंगे। यहाँ पर आपको जो एरिया है, यहाँ पर जो एरिया है इसको बोलते हैं वेट वाटर्स रैंड क्षेत्र। रैंड कैसे याद रखिएगा, देखिए दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा का नाम क्या है, देखिए सब चीज़ हम आपको बताएंगे नहीं। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा है रैंड, रैंड आप समझिएगा, वेट वाटर्स रैंड क्षेत्र। तो रैंड क्षेत्र कहाँ पर होगा, रैंड मुद्रा ही है दक्षिण अफ्रीका का, तो दक्षिण अफ्रीका में ही होगा। तो ये सारा पार्ट आपका दक्षिण अफ्रीका में ही आ गया। और वेट वाटर्स रैंड क्षेत्र में सोना का भंडार है, सोना का भंडार है। इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये वेट वाटर रैंड क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसमें आपको एक जगह पड़ता है जिसको बोलते हैं जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग को क्या बोलते हैं, विश्व की स्वर्ण नगरी।
तो वैट वाटर रैंड क्षेत्र में ही आता है जोहान्सबर्ग, पहला नंबर पर जोहान्सबर्ग, जो विश्व की सोना नगरी है, स्वर्ण नगरी है। और यहीं पर एक पठार है किम्बरले की खान, पठार नहीं खान है, किम्बरले की खान। ये किम्बरले की खान जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किम्बरले पठार कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया। कल हम वीडियो बताए थे, किम्बरले पठार है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन किम्बरले की खान कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो हीरा के लिए खान है उसका नाम है पन्ना की खान। ये समझ गए। यहाँ पर एक और क्षेत्र है, यहाँ पर एक ऑरेंज नदी बहती है, ऑरेंज नदी पर एक है ऑरेंज फ्री स्टेट, ठीक है, ऑरेंज फ्री स्टेट, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ता है। ये यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है। ऑरेंज फ्री स्टेट कहाँ पर है, ऑरेंज नदी में है, ऑरेंज नदी में, ठीक है, ऑरेंज नदी में पड़ता है, ठीक है। और बात करें अब आगे, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपको एक देश है जिम्बाब्वे। इस जिम्बाब्वे में आपको है वंकी क्षेत्र, मंकी नहीं वंकी, वंकी वंकी क्षेत्र, ये जिम्बाब्वे में पड़ता है और ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको क्या है, कटंगा पठार। कटंगा पठार हमको आपको पहले भी बताए हुए थे। कटंगा पठार आपको तांबा यानी कि कॉपर के लिए फेमस है। याद रखिएगा, कॉपर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, आप हमको कमेंट कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो हमको लगता है कॉपर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है चिली। चिली की राजधानी है सैंटियागो। क्या है राजधानी, सैंटियागो, ठीक है। आपको राजधानी पट से याद होना चाहिए, जितना भी क्षेत्र हम आपको बता रहे हैं वो राजधानी आपको तुरंत याद होना चाहिए। तो फिर से रिवीजन करवा देते हैं। यहाँ पर आपका देश है नाइजीरिया, यहाँ पर पेट्रोलियम का भंडार है। तो पेट्रोलियम का भंडार और कहाँ पर है, यहाँ पर है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का क्षेत्र है वंकी क्षेत्र, जहाँ पेट्रोलियम होता है। यहाँ पर है आपका सबसे बड़ा एरिया वैट वाटर्स रैंड क्षेत्र, नाम में रैंड आ गया यानी कि साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है, लिख देते हैं। रैंड से क्या समझ में आ गया कि ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है। और ये सोना का भंडार के लिए फेमस है। ये पूरा बड़ा एरिया में दो एरिया और आता है बीच में। पहला एरिया है जोहान्सबर्ग, जो कि विश्व की स्वर्ण नगरी है। दूसरा है आपका किम्बरले की खान, जहाँ हीरा फेमस है। उसके बाद कटंगा पठार जो है वो तांबा के लिए फेमस है। और यहीं पर एक नदी बहती है, ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी के किनारे ऑरेंज फ्री स्टेट है, जो ये भी साउथ अफ्रीका में ही है और ये यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है। तो ये था मेरा अफ्रीका का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।